मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी जो चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, आपकी लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है वो डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आज का जो ये सेशन है ये आपका टोटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके चंडीगढ़ के प्राइमरी टीचर के एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है। अभी तक उन्होंने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो ऐसा उन्होंने अभी साइट पर कुछ भी नहीं डाला है, बट जो ये सेशन है ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि टोटल आपकी पोस्ट कितनी है। इसमें टोटल आपकी पोस्ट कितनी है, तो आपकी पोस्ट जो है, आपकी जो पोस्ट है वो 293 के समथिंग है, यानी कि 293 के समथिंग पोस्ट है। अब अगर हम बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, क्या बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो ये सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप हरियाणा से हैं और आपने जेबीटी किया है और आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप राजस्थान से हैं, आपने बीएसटीसी किया है, क्योंकि राजस्थान में जेबीटी को बीएसटीसी बोला जाता है, अगर आपने बीएसटीसी किया है एंड आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपने बीटीसी किया, जैसे यूपी वगैरह में जेबीटी को बीटीसी किया कहा जाता है, बीटीसी किया है और आपका सीटेट का पेपर 1 पास है, सीटेट का पेपर 1 पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखो, बीएड वालों की बात करते हैं। अगर आपने बीएड किया है तब भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बस उसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपका सेकंड पेपर पास है, सीटेट का सेकंड पेपर पास है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने सीटेट का पेपर 1 भी पास कर रखा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। देखो, अब बात करते हैं ना, आप जैसे जो आपको रिजर्वेशन मिलता है उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एक आपके लिए कंडीशन और लागू होती है कि वहाँ पे आपको सीटेट में 90 से ज्यादा मार्क्स लेने होंगे। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट आती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट आ रही है, मान लीजिए केवीएस की आ रही है, और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है और जो ओबीसी का होता है तो उसको 82 मार्क्स लेने होते हैं सीटेट पास करने के लिए। बट जैसे ही वो चंडीगढ़ के लिए फॉर्म फिल करेगा तो उसका नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होता है, तो वहाँ पे उसको 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए। 90 तो आपका जनरल का क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिलमेंट करना है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते। तो चलिए आप बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस में इन्होंने देखो मेंशन किया है, जो इनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इसके फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे, इसके फॉर्म होंगे आपके स्टार्ट आपके 20 जुलाई से, यानी कि 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था उसमें इन्होंने सिर्फ मेंशन करके छोड़ दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक करने हैं। तो ये जो सेशन है आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था ना, इसका चंडीगढ़ का प्राइवेट टीचर का, तो उसमें किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे 15, यानी कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग से आपसे 15 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रीजनिंग की बात करें, अब रीजनिंग में क्या होगा, देखो आपका जो टॉपिक है, लास्ट ईयर की टॉपिक बताती हूँ। लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे एनालॉजी से, सिटिंग अरेंजमेंट से, डायरेक्शन से, आपके वर्ड फॉर्मेशन से, आपका डेट एंड टाइम यानी कि कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक मेंशन किए हैं,
जो बताए हैं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब देखो कई कैंडिडेट क्या करेंगे, जो मैंने आपके सामने टॉपिक डिस्कस किए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने लास्ट टाइम भी क्या किया था कि रीजनिंग मेंशन करके दे दिया था, बट क्वेश्चन पूछे थे सिर्फ 5 टॉपिक से ही। अब ऐसा हो गया, मान लो कि आप सिर्फ यही 5 टॉपिक करें प्रीवियस ईयर के बेस पर, और इस बार आपसे एक भी क्वेश्चन ना पूछे, तब आप क्या करेंगे? तो आपको कंप्लीट रीजनिंग करनी है। आपको इसमें क्या करना है? कंप्लीट रीजनिंग कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन में क्या होगा, देखो आपको करंट भी करनी है। आपको जनरल अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का बेसिकली मीनिंग यही होता है। तो आपसे इसमें करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे करंट के क्वेश्चन, करंट प्लस आपसे स्टैटिक जीके, करंट प्लस आपसे स्टैटिक जीके आप इसमें पूछी जाएगी। देखो तो ये आपका सबसे बड़ा और सबसे लंबा पोर्शन जनरल अवेयरनेस का ही होता है, क्योंकि इसमें कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें ना तो ऐसा हो जाता है पॉलिटी, हिस्ट्री एंड आपकी बात करूँ आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आपकी हिस्ट्री, प्लस आपका जो विविध विविध एक मिसलिनियस के नाम से एक टॉपिक होता है। फिर आपके उसमें कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है। देखो जनरल अवेयरनेस का मैंने एक अलग से सेशन अपने चैनल पे डाल रखा, आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस सेशन को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर रखा है आपको कौन सी बुक करनी है, पढ़नी है जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर सोल्व करना चाहते हैं तो किस एग्जाम के जो पेपर है वो आपको सोल्व करना चाहिए। देखो जनरल अवेयरनेस होती है, चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप चंडीगढ़ का दे रहे हैं। तो उस सेशन में मैंने डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ वो सेशन लिया था। बट अगर आप जनरल अवेयरनेस का डिटेल से देखना चाहते हैं कि कौन सा आपको पोर्शन कैसे करना है, किस पोर्शन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो उस सेशन को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 15 क्वेश्चन, वही आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ये साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका डिफरेंट होता है। आपने अभी लेटेस्ट केवीएस के एग्जाम में ये देख लिया होगा। साइकोलॉजी में आपके सिद्धांत होते हैं, बट टीचिंग एप्टीट्यूड एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के। मैंने मैथ्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है 30 का, मैथ्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है 30 का। अब 30 का मेंशन करने का मेन पर्पज क्या था, इन्होंने क्या किया, एक जगह तो मेंशन करके दे दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या मेंशन करके दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एंड सेकंड जगह इन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि मैथ्स, सेकंड जगह आपको मेंशन कर दिया मैथ्स। देखो अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ही होता है, बट ये हो जाता है कि है ना टॉपिक डिफरेंट कर देंगे। जैसे अब अगर मैं ये कहूंगी आप मैथ्स में पूछे कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको अर्थमेटिक भी करना है, एडवांस भी करना है। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से, एंड आपका रेशियो प्रोपोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग उसमें, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन था उसमें आपको अर्थमेटिक भी करना है, एडवांस भी करना है। इन्होंने एक मतलब अच्छा नोटिफिकेशन में मेंशन करके दिया है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है आपके पेपर का वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो आपसे 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे काफी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीटी की, सबसे अच्छा पोर्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईसीटी की तो सबसे अच्छा पोर्शन आपका आईसीटी, सबसे छोटा और सबसे अच्छा पोर्शन आईसीटी। आईसीटी में आपको दो चीजें पढ़नी है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड आपका कम्युनिकेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड आपका कम्युनिकेशन। आईसीटी में आपको दो चीजें कवर करनी है। देखो बेसिक ऑफ कंप्यूटर तो आपको आपसे कंप्यूटर की यानी कि आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है ये जानने के लिए आपसे बेसिक पूछा जाता है। बट कम्युनिकेशन की बात करें ना, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि आप बच्चे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी, या फिर मैं कम्युनिकेशन को दूसरा नाम दूं, जो आपके करंट आईटी में एजुकेशन की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे को सबसे अच्छा पोर्शन लगा है आईसीटी का, आईसीटी का मेरे को सबसे अच्छा पोर्शन लगा है। देखिए अगर आप आईसीटी अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए
बेसिक ऑफ कंप्यूटर और जो आपका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है वो डिटेल से आपके अलग अलग सेशन लेके आऊंगी। आपको आईसीटी में कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये भी मैं आपका अलग से एक सेशन लेके आऊंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस है। देखो ये हो गया आपका आईसीटी वाला पोर्शन। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन देखो 3 पोर्शन होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मोस्टली एग्जाम में होता क्या है कि आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ पे जनरल साइंस मेंशन करके दिया जाता है ना, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे, तो आप पहले बायोलॉजी को कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट हम पहले सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस आपके, अगर आप देखो सोशल साइंस को चाहे आप यहाँ कर लीजिए अलग से, या फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन करें आप चाहे वहीं कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक जीके, तो सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, यानी कि आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी है। ये आपके सोशल साइंस में सब्जेक्ट मेंशन होते हैं। देखो इन्होंने क्या किया कि ईवीएस मेंशन नहीं करके दिया, इन्होंने सिलेबस में ईवीएस मेंशन नहीं करके दिया, बट आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था चंडीगढ़ वाला, उसमें ईवीएस के क्वेश्चन आपके डाले गए थे। इनका लेवल भी ज्यादा हाई नहीं रहेगा। कहीं आप ये सोचे कि आपसे काफी हाई लेवल के आप 12 तक के एनसीईआरटी पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। उन्होंने मेंशन कर दिया कि डिफिकल्टी लेवल आपका सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, तो आप 10th तक के एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी वो मैं आपका अलग से सेशन लेके आऊंगी, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो स्टडी आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये था आपका सोशल साइंस का। ये भैया आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। इसमें आपसे एक कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, बाकी के आपसे जो इनकी ग्रामर होती है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हिंदी में आपसे लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट टाइम का पेपर देखा था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्वनाम से था, संज्ञा से था, आपका एक क्वेश्चन था संधि विच्छेद से। तो इस तरीके के आपको टॉपिक मेंशन कर रखे थे। अब टॉपिक मेंशन आप ये सोचे कि मैंने 3 टॉपिक आप लोगों के सामने बोल दिए हैं, तो आप सिर्फ वही टॉपिक करें, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। कंप्लीट ग्रामर करनी है आपको, कंप्लीट ग्रामर करनी है हिंदी में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे कंजक्शन भी दे देगा, प्रीपोजिशन भी दे देगा, जो भी आपके टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो आपको दे दिए जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब आपको कंप्लीट, या फिर मैं एक टर्म यूज की जाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपसे वो मेंशन नहीं करते कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि वो थोड़ा एसएससी के लेवल का या सीजीएल के लेवल का आपका टॉपिक रह जाता है। बट आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपका पेपर। तो आपको जनरल इंग्लिश में करना, आपको कंप्लीट ग्रामर इंग्लिश में करनी है, कंप्लीट ग्रामर आपको हिंदी में करनी है। एंड पंजाबी तो देखो जिसको आती है वही करेगा, अब पंजाबी तो जिसको आती है वही करेगा, बट थोड़ी बहुत तो आपको सीखनी पड़ेगी कि कम से कम आप एक पैसेज तो सोल्व कर पाए। पैसेज नहीं तो आप कम से कम उसकी ग्रामर तो सोल्व, क्योंकि ग्रामर सेम होती है, छोटे छोटे वर्ड आपको सीखने की जरूरत होगी। तो आप पंजाबी में भी स्कोर कर सकते हैं, अगर आप 4 से 5 नंबर ले आते ना तो बेस्ट है, जिसको पंजाबी नहीं आती। तो ये आज का सेशन देखो ये तो हो गया आपका। टोटल क्वेश्चन आपसे कितने पूछ जाएंगे 150। टाइम कितना मिलेगा आपको 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो देखो ये आपका सिलेबस था। आई होप जो आपको कंफ्यूजन था सिलेबस को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम बात करते हैं, आपको मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आपको आईसीटी वाला पोर्शन करना चाहिए, क्योंकि देखो सारे 15 मार्क्स के हैं, 15 के हैं, तो आपको आईसीटी के भी क्वेश्चन कितने मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन है, तो आप आईसीटी का सबसे पहले कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो जो ये है ना रीजनिंग और मैथ वाला, रीजनिंग और जिसका मैथ है ना उसका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ये 45 मार्क्स के हैं दोनों पोर्शन, और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन 100% अगर आपके निकल रहे हैं तो वो सही होने की आपके ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप रीजनिंग और मैथ और आईसीटी इन 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।